हेलो एवरीवन, आई एम जतिन वर्मा। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो गाइज इस वीडियो में एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, उन्हें एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और डेलिबरेटली आई विल ट्राई कि डेलिबरेटली वो सब क्वेश्चंस हम लें जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेशन के हैं, जिनमें कुछ क्लैरिटी चाहिए है, सो दैट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पॉलिटी के वो थोड़े क्लियर हो सकें। तो आई वुड ट्राई कि इसे डेली बेसिस पे चलाया जा सके, लेकिन अगर डेली बेसिस पे नहीं भी रहेगा तो अल्टरनेट बेसिस पे या वीकेंड्स बेसिस पे इसे चलाने की कोशिश करी जाएगी। तो ये रेलेवेंट रहेगा पॉलिटी का, यूपीएससी के लिए, सीएपीएफ और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है जहां तक पॉलिटी का एरिया है। और डेलिबरेटली वो सब क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा जो कि करंट कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब पे जो बातें चल रही हैं तो उन्हें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे इस पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में। तो कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा गाइस कि आप लोग इस वीडियो का या जो भी पीआईबी वगैरह इस यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है उसका मतलब पीडीएफ लेने के लिए आप स्टडी मैनियाक टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, जिनको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है, टेलीग्राम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और फिर सिंपली आपको स्टडी मैनियाक बिना किसी स्पेस के सर्च करना है। और ये फेसबुक पे भी मेरे को पा सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है प्रिपरेशन रिलेटेड या फॉर एनी अदर डाउट या फिर हिंदू के पुराने एडिटोरियल्स वगैरह के लिए, यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक एज वेल। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं। पार्लियामेंट अगर आपने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर अगर आपने बजट पढ़ा है तो वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट तब होता है, बेसिकली बताते जाऊंगा साथ साथ, जबकि कोई नई सरकार का मतलब जैसे कि पुरानी सरकार जो है जो अभी सत्ता में है वो अगला बजट मतलब जब नेक्स्ट इलेक्शंस होने हैं, जैसे इंडिया में सर्कल चल रहा था मई में, हर 5 साल के बाद मई के मंथ में इलेक्शंस होते हैं। बजट होता है अप्रैल टू मार्च का। तो अगर कोई सरकार मई में ही चेंज हो जाएगी या फिर अगर कोई सरकार को ये पता है कि मई में इलेक्शंस होने हैं तो वो क्या करते हैं, इंटरिम बजट लेके आते हैं, यानी कि अप्रैल में मैक्सिमम से मैक्सिमम जून तक का, जब तक कि नई सरकार बन जाएगी, नई सरकार जो है मतलब मिनिस्ट्री आ जाएगी, नई ऑथ टेकिंग सेरेमनी सब कुछ हो जाएगा। तो इंटरिम बजट होता है उस पर्पस के लिए। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ये क्वेश्चन के जरिए आप आंसर करोगे। The provision of a vote on account is used by a regular government, while interim budget is the provision used by a caretaker government. तो ये केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में द्वारा यूज किया जाता है। अ वोट ऑन अकाउंट, ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अ वोट ऑन अकाउंट only deals with the expenditure in the government's budget, while an interim budget includes both the expenditure and receipts. तो इसका आंसर, अगर आपने अपना ओपिनियन फ्रेम कर लिया हो तो इसका आंसर है बी। वोट ऑन अकाउंट जो है बेसिकली बी आंसर, मतलब ये 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय, ये गलत है, रेगुलर गवर्नमेंट। वोट ऑन अकाउंट जो है यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट होता है, लेकिन इंटरिम बजट इज द प्रोविजन यूज्ड बाय केयरटेकर गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसका सेकंड पॉइंट जो है वो गलत है, फर्स्ट पॉइंट ये ठीक है। वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट। अब वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर, ये ठीक है, राइट, इसीलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। Vote on account only deals with the expenditure in the government's budget, or while the interim budget includes both the expenditure and the receipts, right? If the budget is approved by the parliament before the commencement of the financial year, there is no reason फॉर वोट ऑन अकाउंट। यानी कि अगर कोई बजट, मतलब वोट ऑन अकाउंट किस लिए होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे अभी तो बजट की डेट February 1 कर दी गई है 2017 से। पहले बजट जो होता था 28 फरवरी को या लास्ट डे ऑफ February को, इन केस ऑफ लीप ईयर 29 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता था। महीना रह गया सिर्फ मार्च का। मार्च के अंदर यदि बजट पास नहीं होता 30 दिन के अंदर अंदर, तो 2 महीने का खर्चा जो है, जब तक पता है कि बजट पे डिस्कशन होगा, 30 मई को जाके बजट कहीं 27 मई को जाके अप्रूव होगा, तो वोट ऑन अकाउंट करके सिर्फ 2 महीने का खर्चा सैंक्शन कर दिया जाता था। यानी कि सिर्फ 2 मंथ्स का खर्चा सैंक्शन कर दिया जाएगा, ताकि जब तक बजट पास होगा सरकार का कामकाज, सैलरीज और ये सब रुकना नहीं चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, इसमें सिर्फ खर्चा सैंक्शन किया जाता है। इफ द बजट इज नॉट पास्ड विद इन द अनाउंस्ड डेट, आर्टिकल 116 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि लोकसभा टू पास द वोट ऑन अकाउंट अ डॉक्यूमेंट विच कवर्स ओनली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। और एक दूसरा प्रोविजन इसमें आता है गिलोटीन। गिलोटीन क्या होता है कि अगर 27 मई तक भी या 30 मई तक भी मतलब वोटिंग नहीं हो रही है, सारी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, मिनिस्ट्रीज ने जो जो पैसा मांगा है, अगर उन पे डिस्कशन नहीं हो पाया, उनकी वोटिंग नहीं हो पाई है,
तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो सारी डिमांड्स को क्लब करते हैं, सारी मिनिस्ट्री, जैसे मनरेगा के लिए मिनिस्ट्री कुछ मांग रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसके लिए कुछ डिमांड कर रही है, तो सारी डिमांड्स को क्लब कर दिया जाएगा और एक साथ वोटिंग करवा दी जाएगी। क्योंकि सरकार के पास में 273 सीट्स तो होती ही हैं सर्वाइवेबिलिटी के लिए, तो वोटिंग पास हो जाएगी और बजट पास कर दिया जाता है बिना फर्दर उसे लटकाए काम को। तो ये होता है गिलोटीन, राइट। अब गिलोटीन की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जबकि बजट जो है 31 मार्च से पहले सारा बजट अगर डिस्कस हो जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब 1 फरवरी 2017 क्योंकि बजट की डेट कर दी गई है, तो इसलिए कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट और गिलोटीन तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। गिलोटीन क्वेश्चन में नहीं भी दिया लेकिन हमने फिर भी इसे ले लिया है। और ये स्टैंडर्ड यूपीएससी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई मतलब एरे गेरे नथु गेरे के बनाए हुए क्वेश्चन ये नहीं है, राइट। तो ऑन अ लाइटर नोट, देन क्वेश्चन 2, in India if the religious sect or community is given, अगर किसी community को इंडिया में if it is given the status of a national minority, national minority यहाँ पे ध्यान रखना है, state minority भी होती है या नहीं ये comment section में आंसर करोगे, ठीक है। जो लोग विद्वान है वो एटलीस्ट आंसर करेंगे। what special advantage it is entitled to, अगर किसी को minority, national minority community का दर्जा मिल जाए तो उन्हें क्या advantages मिलती हैं। it can establish and administer exclusive educational institutions. The President of India automatically nominates a representative of the community of Lok Sabha. Representative यानी कि जिस कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति हमारे, ऑटोमेटिकली उनका एक सदस्य, उस समुदाय का सदस्य लोकसभा में नॉमिनेट कर देते हैं। It can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. तो ये 2011 का क्वेश्चन है। अगर आपने अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट कर लिया हो तो इसका आंसर है 1 and 3 ओनली, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रेसिडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं करते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन सी है, प्रेसिडेंट डज नॉट नॉमिनेट एनी मेंबर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो पार्डन मी फॉर दीज सिली ये जो आपकी मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12 मेंबर्स, आर्टिकल 80 12 मेंबर्स राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। पर्सन्स हु हैव अ स्पेशल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर्स सच एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। अच्छा, क्या क्रिकेटर को भी लगाया जा सकता है इसमें? जी हाँ, मतलब 12 मेंबर्स में सोशल सर्विस या आर्ट के दायरे में, क्रिकेट इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि एक स्पोर्ट्स है, वो एक स्पोर्ट है तो एक आर्ट मान लिया जाता है। और सचिन तेंदुलकर को इसी प्रावधान के अकॉर्डिंग नियुक्त किया गया था। तो उस टाइम क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये कौन सा आर्ट हुआ, बल्लेबाजी कौन सा आर्ट हुआ, तो ये बेसिकली लगाया गया था क्योंकि ही इज वेरी पॉपुलर। तो मतलब क्रिकेट इंडिया में दूसरा रिलीजन है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। देन आर्टिकल 331, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। तो ये मैं वो सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ जो कि कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में मतलब इधर से कान पकड़ के या उधर से कान पकड़ के रेलेवेंट है, राइट। तो इधर हम कुछ भी बोल सकते हैं, खुली छूट है, अपना चैनल है छोटू सा। इट सेज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, टू लोकसभा। तो ये एल काट देना, ये कोई और एल नहीं है यहाँ पे, लोकसभा। इफ इन हिज ओपिनियन दैट हिज कम्युनिटी इज नॉट रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली। एंग्लो इंडियन बेसिकली कुछ अंग्रेज हमारे यहाँ पे जो मतलब कम्युनिटीज यहाँ पे रह गई थी, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनके हितों का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ पे नॉमिनेशन का प्रावधान है। लेकिन स्ट्रेंज थिंग इज देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन दी थ्रू दी नॉमिनेशन इन दी लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लेयरिंग मिसेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रावधान जो कि मतलब पता होते हुए भी जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मतलब माइनॉरिटीज के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। एक वैसे नॉमिनेशन अगर एंग्लो इंडियंस को दिया जा रहा है तो माइनॉरिटीज को भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। क्वेश्चन 3 पे अगर हम आए, इफ इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी, सॉरी ये रिपीटेशन है यहाँ पे। Question 3, the authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from President of India, Parliament of India, Prime Minister of India, the Union Finance Minister। तो ये इसका आंसर बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 112 के तहत बजट पास करना जरूरी होता है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ फंड्स के लिए बजट पास किया जाता है, जिसे कि मतलब फाइनेंस बिल कहा जाता है, और दूसरे को एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, मतलब ये जो वोट ऑन ये अकाउंट, ये सब हमने बातें करी, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में थी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर 22 ऑफ योर फेवरेट बुक कुंजी ऑफ पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत खोल सकते हो। देन ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द
ऑल रेवेन्यू रिसीट्स की बात हो रही है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेस दे आर क्रेडिटेड टू सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये 2011 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2011। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्लियरली प्रोवाइडेड फॉर 3 फंड्स और अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक वैसे कॉन्टिजेंसी फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड में सारे टैक्सेस जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो इसमें जाता है। देयर इज बोथ फॉर द सेंटर एंड ईच ऑफ द स्टेट्स। कंसोलिडेटेड फंड स्टेट्स का अलग होता है, ठीक है, टू विच ऑल द इनकम्स received through the government, received by the government are credited. The income comprises the all revenues, tax or non-tax revenue, all short-term loans like treasury bills and ways and means advances. यानी कि जो भी ट्रेजरी बिल या स्पेक्ट्रम बेच के जो भी पैसा सरकार ने इकट्ठा किया है, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, या फिर आपके PSUs में जो शेयर्स बेचे गए, वो सारा पैसा कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। पब्लिक अकाउंट में वो आता है जो कि मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय है वो जॉब करते हुए अपना प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करवाता है, या फिर वो मान लो कि जैसे उसकी पेंशन डिडक्ट होती है, या जो भी पैसा उसका एम्प्लॉय का बनता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखा जाता है। इसके लिए बजट से कोई सैंक्शन लेना जरूरी नहीं होता। डायरेक्टली पार्लियामेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट इससे पैसा निकाल सकती है। जैसे एम्प्लॉय कोई रिटायर होगा उसे 25 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, अगर कोई IAS है तो 2 करोड़ भी हो सकते हैं, जो कि उसने खुद डिपॉजिट किए थे सेविंग्स के रूप में, वो पब्लिक अकाउंट में रखे जाते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड, जैसे कि उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आई या कोई और कोई डिजास्टर आता है, तो उस सेंस में कॉन्टिजेंसी फंड को मेंटेन किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड के प्रावधान दोनों के 266(1) और 2, ये मतलब 266 से इनसे डील करता है, 267 कॉन्टिजेंसी से डील करता है। सो मच फॉर दिस थिंग। नाउ व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। अगर एनुअल बजट लोकसभा पास नहीं करे तो क्या हो सकता है? द बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस। The Union Finance Minister is asked to resign. Union Finance Minister is asked to resign. ठीक है? The Prime Minister submits the resignation of the Council of Ministers. ये इसका सही आंसर है D, right? This is the correct answer because अगर 270 बजट पास करने के लिए 273 वोट्स आउट ऑफ 545 वोट्स सरकार की फेवर में होने चाहिए। बजट कौन लेके आता है? सरकार। 273 मार्क्स अगर नहीं आए तो सरकार पास नहीं हो रही। अगर सरकार पास नहीं हो रही तो सरकार फेल हो रही है। तो सरकार फेल हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हैज टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन। ओके, नहीं तो फिर राष्ट्रपति उनसे इस्तीफा मांग लेंगे, रेजिग्नेशन उनसे डिमांड कर लिया जाएगा। कमिंग टू दी एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ खास है नहीं। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ये आपके प्री के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन, इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. It facilitates the proper distribution of finances among the public sector undertakings. It ensures transparency in the financial administration. None of the statements A, B and C given above is the correct. तो अगर आपने अपना ओपिनियन इस पे फॉर्मुलेट कर लिया हो तो इसका आंसर है A, B, C और D, यानी कि D is the correct answer यहाँ पे। None of the statements under Article 280 Finance Commission 280, right? ये जीरो से याद रख लेना, जीरो की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए फाइनेंस कमीशन की भी बहुत वैल्यू है, प्रोवाइडेड कि जीरो पीछे लगा हो, राइट? आर्टिकल 280, अब इसे 180 मत कराना, 280 मतलब 280। देन द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन इज टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन, ये ध्यान रखना अगले क्वेश्चन में ये भी आएगा, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो जितना भी GST वगैरह सब इकट्ठा हो रहा है ना, ये अब फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा बिफोर 1 अप्रैल 2020, राइट? तो ये रिपोर्ट में ये प्रिंसिपल्स तय किए जाएंगे कि किस आधार पे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है? एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स इंटर से, यानी कि 29 स्टेट्स है इंडिया में, तो 29 स्टेट्स और यूटीज में से कैसे, मतलब स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? प्राइमरीली यूटीज आर यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन गवर्नमेंट अपने आप से उन्हें पैसा देती है, राइट? और एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं फाइनेंस कमीशन की, TOR जिन्हें बोला जाता है कि किस दायरे में रह के फाइनेंस कमीशन काम करेगा, वो कौन तय करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन दो आर्टिकल 280 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल प्रावधान है, फेडरल फीचर है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहाँ पे प्रेसिडेंट तय करते हैं। तो जहां तक प्रेसिडेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस में से कुछ निकाल सकते हैं या कुछ एडिशनल जान सकते हैं, वहां तक 280 को डाइल्यूट करने का भी, मतलब फाइनेंस कमीशन की पावर्स को डाइल्यूट करने का भी कहीं ना कहीं एक स्कोप रहता है। फेडरलिज्म को डाइल्यूट करने का, फाइनेंशियल फेडरलिज्म को डाइल्यूट करने का एक स्कोप रहता है। देन क्वेश्चन 7, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट।
or parliament, but must become the member of one of the houses within 6 months. Need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament, but must become a member of Lok Sabha within 6 months. Must be a member of one of the houses of the parliament. Must be a member of लोक सभा. या तो उन्हें लोकसभा का मेंबर होना अनिवार्य है, या पूरे के पूरे मतलब पार्लियामेंट में से किसी भी हाउस का वो लोकसभा या राज्यसभा के वो मेंबर हो सकते हैं, या फिर ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी एक हाउस के मेंबर हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें लोकसभा का मेंबर बनना जरूरी है. या फिर वो मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो, लेकिन पार्लियामेंट के किसी एक हाउस के मेंबर उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके 6 महीने के भीतर भीतर within 6 months he has to get elected as one of the members of either he has to get elected as member of either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. तो इसका आंसर है DCBA, यानी कि ये इसका आंसर है, राइट. तो ये इसका आंसर है 6 months. अब ये कौन सा प्रोविजन है, हमने ये डेली न्यूज एनालिसिस में भी हमने इस चीज को स्टडी किया था कि जब मतलब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी की बात हुई थी योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने रिजाइन करना था और उन्होंने बाद में इलेक्शन लड़ा था. यूपी के सीएम बनने के बाद में 6 महीने के भीतर भीतर सीएम भी बन सकते हैं. आर्टिकल 164, राइट, क्लॉज 5. यहाँ पे हम बात करें आर्टिकल 75 की, जहां तक यूनियन गवर्नमेंट का सवाल है. तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से हों, ये भी जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जब उन्हें अपॉइंट किया गया, जब वो शपथ ले रहे हैं, तो वो राज्यसभा से हों. लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर चाहे वो राज्यसभा से आए चाहे वो लोकसभा से जीत के आए, उन्हें एक जगह से चुनाव जीतना होगा. जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही गॉट इलेक्टेड फ्रॉम द राज्यसभा, राइट. ही डिड नॉट कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस. So this is like one of the important questions, whether the prime minister should come from Lok Sabha, the popularly elected house, or the Rajya Sabha, the indirectly elected house. This is a debatable question, right? A minister who for any period of 6 months, अब इसकी लैंग्वेज देखना, 6 consecutive months, अगर लगातार 6 महीने के लिए कोई भी मंत्री मतलब मेंबर नहीं होते किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, तो एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 महीने वो मिनिस्टर उन्हें मंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा, मिनिस्टरशिप से उन्हें रिजाइन करना होगा. तो इसका पॉजिटिव मीनिंग क्या निकला कि बिना इलेक्ट हुए भी 6 महीने एक मंत्री जो है अपने मतलब मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो पे बरकरार रह सकते हैं, प्रोवाइडेड विद इन 6 months he has to get elected as member of either Lok Sabha or Rajya Sabha. Same applies to Prime Minister of India also. Now coming to the 8th question, according to the Constitution of India, it is the duty of President of India to cause to be laid before the Parliament. यानी कि ये प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की हमारे ड्यूटी है कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं उनके समक्ष वो पार्लियामेंट के समक्ष रखवाएं. कौन कौन सी? रिपोर्ट ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, रिपोर्ट ऑफ CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. तो ये अगर पीछे ले जाऊं तो आपको मैंने ये बोला था, इस पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा. डिस्ट्रीब्यूशन दी अंडर आर्टिकल द फाइनेंस कमीशन इज टू एडवाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, पार्लियामेंट को प्रेजेंट करवाते हैं, राइट. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं, इनकी रिपोर्ट नहीं रखी जाती, ठीक है. CAG, यस, CAG कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. CAG कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. 280 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. CAG 148 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. तो इसीलिए इनकी रिपोर्ट्स को रखवाना जरूरी होता है, राइट. आर्टिकल 151 रिपोर्ट ऑफ CAG ऑफ यूनियन अकाउंट CAG of Union accounts to be submitted to the President, who causes them to be laid before the House. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी 148 में है, लेकिन रिपोर्ट रखने की जो ड्यूटी है 151 में दी गई है. अब ये 151 को याद कैसे रखोगे? बेसिकली C यानी कि रिजेंबल्स विद 1 1 मिनट के लिए, ठीक है. G भी 1 के साथ रिजेंबल करता है. 151 CAC यानी कि CAG लगा दोगे इसमें, या फिर CAG जो है एक में से 151 रुपए का शगन डालते हैं पार्लियामेंट में, ये याद रख लेना, ठीक है. अपनी शादी में मनाने बैठ जाना, सिर्फ याद रखने के लिए है ये, राइट. और अपनी शादी में 151 तो वैसे भी नहीं डालोगे. तो द पॉइंट इज, रिपोर्ट ऑफ CAG 151 के तहत अनिवार्य होता है राष्ट्रपति को रखवाना हर साल. ओके, आर्टिकल 338 क्लॉज 5 ये कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कमीशन, 338 clause 5 sub clause 4, okay, to present to the president annually and at such other times. यानी कि अगर कुछ मतलब कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब NCA मतलब शेड्यूल कास्ट का या कुछ शोषण या कुछ ऐसा हो रहा है, तो 1 साल से पहले के भीतर 1 साल के अंदर अंदर भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट वो जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के समक्ष रखेंगे.
ठीक है, तो आर्टिकल 338 क्लॉज 5, 151 और 280 ये आपको याद रखने हैं, ये फाइनेंस कमीशन वगैरह के। डेडलॉक क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है यदि लोकसभा ने जो बिल पास किया है राज्यसभा उसे पास ना करे तो क्या होगा। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, क्या मनी बिल में भी ये बुलाई जा सकती है ज्वाइंट सिटिंग, क्या ऑर्डिनरी बिल में भी बुलाई जा सकती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी बुलाई जा सकती है। तो मनी बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि मनी बिल में लोकसभा को एक अपर हैंड दिया गया है। लोकसभा अगर बिल पास करना चाहे तो बिल पास कर सकती है बिना राज्यसभा की मंजूरी के भी। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इस केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता, अन्यथा फिर अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज इट विल बी वेरी इजी फॉर द पार्लियामेंट टू इफेक्ट चेंजेस टू द फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इफ द ज्वाइंट सिटिंग इज अलाउड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आल्सो। सो द आंसर इज ओनली वन, राइट। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, 108 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो 108 मतलब ये याद रखने का तरीका मेरे पास कोई है नहीं, है वैसे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अदरवाइज कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जॉइंट सिटिंग, और वैसे भी क्यों बताऊं, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस इन सर्टेन केसेस इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, राइट, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, the house or the houses have finally disagreed as to the amendments, यानी कि लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने कुछ संशोधन लाया, कुछ अमेंडमेंट्स लाए, लोकसभा ने बोला हम पास नहीं करेंगे, लोकसभा ने दोबारा राज्यसभा के पास भेजा, फुटबॉल खत्म हुई, उसके बाद में फाइनली अगर 6 महीने तक ऐसा होता रहेगा तो मतलब राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग के लिए मतलब एक प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 108 में, राइट। तो आर्टिकल 108 वो मतलब वो चलो एक ये है कि मतलब याद हो जाएगा अब आर्टिकल 108, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद में हाउसेस बाय द मैसेज, तो ये ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे नीचे दे रखा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई टू अ मनी बिल, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल पे अप्लाई होता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स के लिए अलग से चैप्टर दे रखा है तो उसमें तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। मनी बिल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि सेम चैप्टर है, पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम ही चैप्टर है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो जो कि इस आर्टिकल ने खुद ब खुद ही क्लियर कर दिया। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस। ठीक है, तो ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ी याद कर लेना। राइट्स तो सबको याद होते हैं कि हमारा राइट है कि आर्टिकल 108 कैसे याद करना चाहिए ये बताया जाए, लेकिन ड्यूटी ये है कि बुक खोल के खुद पढ़ा जाए। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये कौन से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें हैं? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। एक्सीलेंस मतलब कि क्रिकेट खेल रहे हो तब भी, और अगर मतलब अकेले ही खेल रहे हो तब भी एक्सीलेंस, आपको उसमें महारत, इकट्ठे पढ़ रहे हो तब भी एक्सीलेंस, और यदि ग्रुप स्टडी कर रहे हो तब भी एक्सीलेंस, राइट, कलेक्टिव एक्टिविटी और दोनों में। तो ले दे के ये रह गया टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को या फिर जिन्होंने अमेंडमेंट किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसमें ये ड्यूटीज लाई गई थी, उन्हें बहुत अच्छे से पता था आदमी यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा, वो बहुत बड़ी बात है। वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने का प्रावधान ड्यूटीज में नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉम्पोजिट कल्चर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सब है, साइंटिफिक टेम्पर आप लोग डेवलप करते हो ना ये सब वीडियोस देख के, तो वो चीज इसमें ऑलरेडी है, राइट। एक्सीलेंस, यस, ये वीडियो सुन के, डीएनए वगैरह सुन के एक्सीलेंट हो रहे हैं हम डे बाय डे, राइट। तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप यू एंजॉयड इट। थोड़ा सा फनी टोन रहेगी बिकॉज लाइक मतलब एक रिलैक्स वे में पढ़ना है, जज्बाती यहाँ पे नहीं होना है। गंभीरता तो सारे दिन चेहरे पे रहती ही है, तो लास्ट मोमेंट ऑफ द डे पे थोड़ा हंस सकते हैं। तो ये दोबारा से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। इसका जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे स्टडी मैनियक चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।